जय हिंद दोस्तों, हाल ही में मोदी सरकार के द्वारा केंद्र कर्मचारियों के लिए एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया गया है। मोदी सरकार ने टीवी सोमनाथन की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया। इसी कमेटी में हर राज्य के वित्त सचिव और नेताओं और केंद्र कर्मचारियों की यूनियन के साथ मीटिंग में चर्चा की। इसी मीटिंग में चर्चा होने के बाद कैबिनेट को न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव करने के लिए सिफारिश की गई। इसी सिफारिश को देखते हुए मोदी सरकार ने 24 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसे अगले वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हो रही इस कैबिनेट मीटिंग में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूवल दे दिया गया है। आइए हम लोग समझते हैं जो सरकार के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो 5 महत्वपूर्ण बातें रखी गई है उसको आसान भाषा में समझते हैं। तो पहला है, कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50% एश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा। किसी ने अगर 25 साल काम किया है या उससे ज़्यादा काम किया तो उसे यह पेंशन मिलेगी, और अगर 25 साल से कम और 10 साल से ज़्यादा है तो कम होगी। मान लीजिए कोई कर्मचारी उसकी रिटायरमेंट के टाइम हो, उसके रिटायरमेंट के टाइम से 1 साल पहले कि जो उसकी काम करने की जो उस समय उसकी जो बेसिक सैलरी होगी, मान लीजिए अगर कोई कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले 50,000 बेसिक सैलरी, तो उसी 50,000 का 50% यानी कि 25,000 उसे रिटायरमेंट के बाद पेंशन दिया जाएगा। जिसकी सैलरी जिसका काम जो है वो 25 साल या 25 साल से ज़्यादा का होगा, और अगर जिस कर्मचारी की 25 साल से कम या 10 साल से ज़्यादा नौकरी होगी तो उसे उसी के अनुपात में पेंशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, तो दूसरा नंबर है एश्योर्ड फैमिली पेंशन। कर्मचारी की मौत होने के समय उसकी जो पेंशन बनेगी उसका 60% पेंशन के रूप में परिवार को मिलेगा। मान लीजिए कोई कर्मचारी के रिटायरमेंट होने के बाद अगर उसकी किसी भी वजह से मृत्यु हो जाती है तो उससे जो 25,000 जो पेंशन दिया जा रहा था उसको सरकार के द्वारा उसी 25,000 का 60% उसके परिवारजनों को दिया जाएगा। बात करते हैं अब तीसरे नंबर की, तो तीसरा नंबर है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। 10 साल से कम सर्विस होने पर एश्योर्ड मिनिमम पेंशन जो है वह 10,000 रुपये महीना होगी। अगर कोई कर्मचारी 10 साल से ज़्यादा या 25 साल से कम नौकरी करता है तो उसे मिनिमम जो पेंशन की रकम है वह 10,000 मिलेगी। इसे ऐसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कोई कर्मचारी 12 साल काम किया और उसकी जो बेसिक सैलरी थी रिटायरमेंट से पहले वो 18,000 रुपये थी। अगर 18,000 रुपये का हम लोग 50% निकाले हैं तो वह 9,000 होता है। लेकिन सरकार के द्वारा इस पर यह कहा गया है कि जो भी कर्मचारी की जितने भी कम सैलरी हो उसे मिनिमम 10,000 मंथली पेंशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं चौथे नंबर की, तो चौथा नंबर है इन तीनों पेंशन पर महंगाई के हिसाब से डीआर यानी कि डियरनेस रिलीफ का पैसा मिलेगा, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी कि AICPIW पर आधारित होगा। अब तक जितने भी जो हम लोग 3 पॉइंट पढ़े उन सभी में जो बातें कही गई है उन पर महंगाई के हिसाब से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के द्वारा महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा कर्मचारियों को। अब बात करते हैं 5वां नंबर की, तो 5वां नंबर है किसी कर्मचारी को उसके नौकरी के आखिरी 6 महीनों की सैलरी और भत्ता यानी कि DA का 10% लमसम अमाउंट के तौर पर दिया जाएगा। तो सरकार के द्वारा इस पॉइंट पे कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी पूरे 6 महीने काम करता है तो उसको उस पूरे 6 महीने की सैलरी और जो उसकी DA होगी उसी का 10% उस कर्मचारी को लमसम अमाउंट के तौर पर रिटायरमेंट के समय दिया जाएगा। इसे अगर आसान भाषा में समझते हैं तो कोई कर्मचारी अगर 12 साल 3 महीने काम किया, उसे 12 साल 3 महीने की जो उसकी सैलरी बनी और जो उसका उसी के दौरान जो DA बना उसी सैलरी और DA का 10% रिटायरमेंट के समय लमसम अमाउंट के तौर पर उसे दिया जाएगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बारे में। तो ओल्ड पेंशन स्कीम दिसंबर 2003 तक लागू थी।
सरकार अपने खजाने से कर्मचारियों को एक तय पेंशन का भुगतान करती थी, इसलिए इसे कर्मचारियों के एक सुरक्षित पेंशन की स्कीम में माना जाता था। कर्मचारी इसे बुढ़ापे की लाठी कहते थे। सरकार के द्वारा कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उनके खजानों से एक फिक्स रकम दिया जाता था, जिसे उन्हें इस स्कीम को बुढ़ापे की लाठी कहा जाता था। इस पेंशन से उनकी जो बुढ़ापे की ज़िंदगी थी वो आसानी से गुजर सकती थी। वहीं इसके विपरीत एनपीएस में, जो जिसे न्यू पेंशन स्कीम कहा जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1 जनवरी 2004 से एनपीएस योजना लागू कर दी, लेकिन इसका भी बड़े पैमाने पर कर्मचारियों के द्वारा विरोध किया गया। कर्मचारियों का कहना था कि एनपीएस के तहत पेंशन शेयर मार्केट पर निर्भर होती थी। इसको आसान भाषा में समझते हैं, कर्मचारियों का न्यू पेंशन स्कीम पर यह कहना था कि जो उन्हें सैलरी मिलती थी उसमें उनकी सैलरी में से 10% काट करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता था। हालांकि कहा जाए तो ये जो स्कीम थी वो इन्वेस्टमेंट के विचार से ही लाया गया था भारत में, जो कर्मचारियों के सैलरी से 10% काट करके शेयर मार्केट में लगाया जाता था, और शेयर मार्केट में आते दिन प्रॉफिट और लॉस होते रहते हैं। उनकी जो पेंशन की रकम थी उसे इस शेयर मार्केट के अनुसार ही दिया जाता था। अगर शेयर मार्केट में लॉस होता था तो उन्हें कम पेंशन मिलती थी, और अगर शेयर मार्केट में प्रॉफिट होता था तो उन्हें बढ़ करके पेंशन दिया जाता था। इसी स्कीम को देखते हुए जो कर्मचारी थे, फिक्स पेंशन ना होने की वजह से वे लोग इस स्कीम के विरोध में प्रदर्शन करने लगे थे। और जो एनपीएस थी, एनपीएस एक इन्वेस्टमेंट का प्लान है। एनपीएस को सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह शुरू किया गया। यह कहा गया कि निवेश के चलते कर्मचारियों को पेंशन की रकम में कुछ पैसे बढ़कर भी मिल सकता है। उनके द्वारा कहा गया कि अगर वो अपना सैलरी का 10% शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें अगर शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो उसके हिसाब से उनको पेंशन में पैसे बढ़ा करके दिए जाएंगे। उसी के विपरीत तो ओपीएस में एक तय पेंशन का प्लान था, जिसमें कर्मचारियों को पेंशन के लिए अपने पास से कोई रकम नहीं देनी पड़ती थी। जैसे एनपीएस में कर्मचारियों को अपने सैलरी से 10% कटवाना पड़ता था, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में 10% उनके सैलरी से नहीं कटाना पड़ता था। कर्मचारियों को सरकार के खजाने से अपनी आखिरी सैलरी का फिक्स 50% बतौर पेंशन मिलता था। साथ ही सरकार हर 6 महीने पर कर्मचारी को महंगाई भत्ता भी देती थी, जिसे एनपीएस के तहत बंद कर दिया गया था। एनपीएस में महंगाई के भत्ते भी नहीं दिए जाते थे, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उसमें सरकार के द्वारा सरकार के खजाने से कर्मचारी को एक फिक्स 50% का पेंशन दिया जाता था। आइए हम लोग बात करते हैं यूपीएस के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले 3 फायदे के बारे में, जो कि बिल्कुल नई है। तो पहला है, सरकार पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन का 14% पैसा अपने पास से देती थी। अब सरकार ने अपनी हिस्सेदारी 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दी है। जब पेंशन जो कर्मचारियों को पहले दिया जाता था उसमें जो सरकार की हिस्सेदारी होती थी वो 14% होती थी। अब इसी 14% को बढ़ा करके सरकार ने 18.5% कर दिया है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट है, एनपीएस के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद घर वालों को मिलने वाली जो पेंशन होती थी वो तय नहीं थी। अब यूपीएस के तहत इस पेंशन का 60% कर दिया गया है। सरकार के द्वारा मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, जिस कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद अगर मृत्यु हो जाती है तो उस समय जो उसकी पेंशन मिल रही थी उसी पेंशन का 60% उसके परिवारजनों को दिया जाएगा। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, तो तीसरा है, साथ ही कम सर्विस वाले कर्मचारियों के लिए मिनिमम पेंशन के तहत 10,000 रुपये तय कर दिए गए। जो कम सर्विस वाले हैं, जैसे कि 10 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम सर्विस करने वाले जो कर्मचारी हो, उनकी कितनी भी कम बेसिक सैलरी हो, उनको मिनिमम कम से कम 10,000 हर महीने रिटायरमेंट के बाद पेंशन दिया जाएगा। तो आइए अब जानते हैं क्या केंद्र और राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। तो जवाब है नहीं, यह सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। इनकी संख्या 23 लाख है,
भविष्य में चाहें तो राज्य भी इस स्कीम के प्रावधानों को अपने राज्य में लागू कर सकते हैं। और अगर भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्य के सरकारी कर्मचारी और केंद्र के सरकारी कर्मचारी की अगर संख्या की बात करें तो वह 90 लाख होगी। केंद्रीय कर्मचारी भी इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मानने के लिए बाध्य नहीं। अगर वह चाहें तो एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम के तहत भी अपना पेंशन ले सकते हैं। अगर वह चाहे तो यूपीएस जो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसके तहत भी अपना पेंशन ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों की यह यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।